एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिरीन और मेरे साथ है शोभना यादव। और लगातार ऑपरेशन व्हाट्सएप के तहत एबीपी न्यूज बड़े खुलासे कर रहा है। आर्यन केस में एबीपी न्यूज के खुलासे के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री यानी नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े और एनसीबी पर सवाल खड़े किए हैं। नवाब मलिक ने कहा कि व्हाट्सएप चैट के जरिए प्रभाकर सैल बता रहा है कि कुछ लोगों पर नजर रखने के लिए उसे फोटोग्राफ भेजे गए थे। नवाब मलिक ने सवाल पूछा है कि बिना इजाजत के क्रूज समुद्र में कैसे गया, बिना तलाशी के इसे इजाजत कैसे दे दी गई, क्यों टर्मिनस से ही लोगों को डिटेन कर लिया गया था। नवाब मलिक ने डील के आरोपों को लेकर भी सवाल पूछे हैं। नवाब मलिक ने यह आरोप लगाया कि लोगों को डराया जा रहा है, पैसे नहीं देने की एवज में फंसाने का डर पैदा किया जा रहा है। तो आर्यन केस में एबीपी न्यूज के खुलासे के बाद नवाब मलिक का रिएक्शन सामने आया है। नवाब मलिक ने तमाम बड़े सवाल एक बार फिर पूछे हैं। चैट में प्रभाकर सैल में टारगेट 10 की बात क्या थी, वसूली के लिए बड़े लोगों को फंसाने की साजिश की जा रही थी, जैसा कि आरोप नवाब मलिक शुरू से लगा रहे हैं। ड्रग्स केस का डर दिखाकर उगाही की गई। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा। सर, जिस प्रकार से क्रूज ड्रग्स मामला हुआ है, क्या ये प्रतीत होता है कि ये वसूली ड्रग्स मामला था? क्योंकि इसमें बहुत सारे व्हाट्सएप चैट जो सामने आए और लोगों के केपी गोसावी और प्रभाकर सैल के, इसमें चैट में स्पष्ट नजर आ रहा है कि पहले से टारगेट दिए गए थे, कुछ चेहरे पहले से दिए गए थे और उनको पहले से निशाना साधना था। तो क्या ये वसूली ड्रग रेड इसे कहेंगे? क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, 13 लोगों को चिन्हित किया गया जो 3 तारीख की रात में जो डीजी प्रधान साहब हैं, उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार मिड सी ऑपरेशन हम लोगों ने किया। एक क्रूज पे छापेमारी हुई, 15 दिन से हम तैयारी कर रहे थे और इस तरह की बातें कही गई। सारे देश में उसको लेके खबरें चलने लगी। लेकिन हमने पहले 6 तारीख को सवाल केपी गोसावी और मनीष भानुशाली पे उठाए थे। हमने पहले कहा था कि उगाही का मामला है। व्हाट्सएप चैट के जरिए जो प्रभाकर कह रहा है कि कुछ लोगों के प्री डिसाइडेड फोटो बांटे गए थे, उन्हीं को पकड़ना था, ये सारा उनके कन्वर्जेशन में है। अगर रेड शिप पे डाली गई तो क्रूज को बिना परमिशन सेल करने की परमिशन क्यों दी गई? उस क्रूज में पूरी तरह से तलाशी क्यों नहीं ली गई? क्यों टर्मिनस से ही लोगों को डिटेन कर लिया गया? क्यों आर्यन खान को किसके कहने पे वहां तक लाया गया? आर्यन खान के घर वालों से 25 करोड़ की मांग क्यों की गई? डिस्काउंटेड रेट 18 करोड़ में डील क्यों हुई? 50 लाख रुपए उठाए क्यों गए? ये सारे सवाल हैं। दोनों एसआईटी के सामने सारे बयान हैं, सीसीटीवी फुटेज है, कॉल सीडीआर होगा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी उसमें है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को डराया जा रहा है कि आपने पैसा दिया, आप भी मुकदमेबाजी में फंस जाओगे। मैं आज फिर कहता हूं कि रैंसम मांगने वाला गुनहगार होता है। अपने बच्चों को बचाने के लिए फिरौती देने वाला कभी भी गुनहगार नहीं। मैं उनको फिर कहता हूं कि डरो मत, आप विक्टिम हैं, आप गुनहगार नहीं। डराने से आप डरेंगे तो इस शहर में इसी तरह का उगाही का काम चलते रहेगा। तो आज सुबह 9 बजे ऑपरेशन व्हाट्सएप के जरिए तमाम तथ्य, तमाम सबूत, किरण गोसावी और प्रभाकर सैल के बीच की बातचीत, व्हाट्सएप चैट जो हुई है वो हम दिखा रहे हैं। और इसी खुलासे पर नवाब मलिक का रिएक्शन सामने आया है। इसी खबर पर हमारे साथ मुंबई से अभिनेता राजू श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। जाने माना चेहरा है, जाने माने कॉमेडियन है, आप अच्छी तरह उन्हें पहचानते हैं। राजू जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अब ये तमाम बड़े खुलासे होने लगे हैं। किरण गोसावी और प्रभाकर सैल के बीच जो बातचीत सामने आई है उससे ये साफ हो रहा है कि आर्यन खान केस में वसूली की जो बात कही जा रही थी वो सही हो रही है साबित। जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है। लेकिन ये जो पूरा जो प्रकरण हुआ है, एपिसोड जो चल रहे हैं, पूरा जो तू मैं जनता देख रही है, मैं आम नागरिक के हैसियत से कहूंगा कि हम लोग बहुत व्यथित हैं और बहुत दुखी हैं जो कुछ महाराष्ट्र में ही हो रहा है। और समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है। और कुछ चीजें जो बहुत खराब इसमें निकल के आई, जैसे घर की महिलाओं को घसीटना, घर की महिलाओं को सामने लाया गया। फिर दूसरा वो कुछ किसके साथ किसके फोटो हैं
अब फोटो तो सबके साथ सब लोग खिंचाते ही, नवाब मलिक के साथ भी बहुत लोग खिंचाते फोटो, मेरे साथ भी बहुत लोगों के फोटोज होते ही है, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ फोटो होते हैं। तो ये फोटो को आधार बनाना मुझे लगता है ठीक नहीं है। और अब तो रोज ऐसे ऐसे हाइड्रोजन बम लेके आ रहे हैं नवाब मलिक साहब। ऐसा लगता है किसी दिन वो ये लेके नहीं आ जाए कि समीर वानखेड़े खुद ड्रग लेता था और वो खुद नशेड़ी है, उसको तो पकड़ने के लिए आर्यन क्रूज में गया था। तो बहुत सारे जोक्स भी बन रहे हैं, लेकिन ये है कि इस सब से मुझे लगता है कि सरकार के जो ऑफिसर्स हैं, सरकारी जो तंत्र है, उनका मनोबल गिरा है। अब कोई भी ऑफिसर कैसे आगे बढ़ के किसी को पकड़ेगा, कार्रवाई करेगा? उसको लगा रहेगा कि मेरी नौकरी जा सकती है और मेरे परिवार की अब बखिया उखेड़ दी जाएगी। तो मेरी बहुत सारे ऑफिसर से बात हुई तो बहुत वो लोग सब डरे हुए हैं। राजू श्रीवास्तव जी, आप जिसका जिक्र कर रहे थे और साथ ही ऑपरेशन व्हाट्सएप के जरिए हम उन तमाम पहलुओं को रख रहे हैं जो इस व्हाट्सएप चैट के जरिए सामने आ रहा है, सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है, चाहे एक एनसीबी जो कि एक जांच एजेंसी है उसे, या फिर इस पूरी भूमिका, इसमें भूमिका आखिर कौन कौन निभा रहा है। इससे इतर सवाल मेरा यह है कि क्या आपको भी ये लगता है कि बॉलीवुड और बॉलीवुड के कई खास चेहरों को एक तरीके से ये टारगेटेड वसूली का खेल चलाया जा रहा था? व्हाट्सएप चैट में इसी बात का खुलासा हुआ है, चाहे वो फोटोग्राफ शेयर करना हो, चाहे टारगेट 10 का जिक्र करना हो। देखिए, ये तो एक जांच का विषय है, उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन ये हाँ, ये जरूर है कि बॉलीवुड के एक्टर्स को, टॉप एक्टर्स को अगर आप टारगेट करो तो फिर वो सामने से एक्चुअली रिप्लाई देते नहीं है, वो रिएक्शन देते नहीं, इसलिए क्योंकि सामने वाला उसमें और टीआरपी ले लेता है और शेयर बन जाता है। तो वो मोस्टली ये एक सॉफ्ट टारगेट है बॉलीवुड, जिसमें आप किसी भी फिल्म स्टार के बारे में कुछ भी बोल लो, वो रिप्लाई नहीं देता है आम नागरिक को, आम लोगों को। तो इसका फायदा होता है और बॉलीवुड को इसका नुकसान हमेशा होता है कि जब किसी को मशहूर होना होता है या कोई बड़ी न्यूज बनानी होती है तो बॉलीवुड वालों को टारगेट कर ले। तो आप ये समीर वानखेड़े की ओर इशारा कर रहे हैं राजू श्रीवास्तव कि उनको फेमस होना था और इसलिए बड़े सितारों को टारगेट उनके द्वारा बनाया जा रहा है। लेकिन आप दो तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो आपने ये भी कहा कि अब जो अधिकारी हैं वो डरने लगे हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से उनके पीछे ये नेता लोग इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं जांच करने में उनको दिक्कत आएगी। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि कुछ जो लोग हैं, कुछ अधिकारी हैं, वो पब्लिसिटी पाने के लिए इन तमाम बड़े सितारों को टारगेट करते हैं। तो क्या नहीं, मैं पर्टिकुलर इस केस के बारे में नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि मोस्टली बॉलीवुड का इस्तेमाल इस तरह से होता है अपने आप को मशहूर करने के लिए। चाहे अमिताभ बच्चन के खिलाफ कुछ बोल दो, सलमान के खिलाफ बोल दो, शाहरुख के खिलाफ बोल दो, तो आपको हेडलाइंस मिल जाती है, आप अपने एरिया में मशहूर हो जाते हैं। क्योंकि ये फिल्म स्टार पलट के आपको जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि जितना पलट के जवाब देंगे उतना ही आपको और तूल मिलता है और मजा आता है। मैं इस मामले की अगर बात करूं राजू श्रीवास्तव, तो क्या आपको लग रहा है कि आर्यन खान को टारगेट किया गया, उनकी कोई गलती नहीं थी? आपका आकलन क्या कहता है अभी तक जो कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, मैं न्यूज आपकी फॉलो करता हूँ और ये सारी चीजें देख रहा हूँ। अब देखिए, कुछ बीजेपी भी सबूत लेके सामने आई है, इधर नवाब मलिक साहब रोज बम फोड़ रहे हैं। अब मुझे लगता है कि सारी बात अब सबूतों पे होनी चाहिए, सिर्फ हवाबाजी नहीं होनी चाहिए, सबूत सामने रख के कोर्ट में जाना चाहिए। और मुझे लगता है जो दोषी है उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह का मजाक कोई किसी और के साथ ना करे। मुझे लगता है कि पर्सनल कोई ग्लिच किसी का है, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी अगर पहले से किसी की है तो उसको इसके बारे में ना निकाले। ठीक है, वो तो जांच का विषय है राजू श्रीवास्तव जी, लेकिन क्या आप ये भी कहना चाह रहे हैं इस मामले में कि इसमें बॉलीवुड का इस्तेमाल किया जा रहा है? और इससे थोड़ा और पहले मैं आपको सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले से भी चाहूंगी कि आप उसे भी देखें। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह के मामलों में बॉलीवुड को एक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है? जैसा आप बता रहे हैं कि देखिए, ये तो एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो जाता है, खुद को मशहूर करने वाली बात भी हो जाती है। और जो बॉलीवुड में पर्दे के चमक के पीछे का जो कालापन है, क्या उसके विषय में भी आप बोलना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रग्स का जाल फैला हुआ है बॉलीवुड में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है राजू श्रीवास्तव। नहीं, बिल्कुल सही है। ड्रग्स हो सकता है बॉलीवुड वाले भी लेते हो, वो पकड़े जाने चाहिए। अब देखिए, आर्यन वाले मामले में इनके साथ 8-10 लड़कों का नाम और निकला था, अब उनके नाम को कोई नहीं जानता, लेकिन आर्यन शाहरुख खान ये जरूर मशहूर हो गया है।
तो मुझे लगता है दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसे ड्रग लेने वाले और नशेड़ी लोग होंगे बॉलीवुड के अलावा, तो वहां भी छानबीन होनी चाहिए और उसको भी उसी तरह से मुझे लगता है कि प्रचार होना चाहिए और इसी तरह का दबाव बनाना चाहिए जिस तरह से मीडिया ने इस पर्टिकुलर केस में बनाया। ठीक है, ठीक है, आप रहिए हमारे साथ राजू श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ रहिए और भी हम आपसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये मामला ऐसा है जिस पर हम चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं। राजू जी अभी आप नमस्ते मत कीजिए क्योंकि मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा जल्दी में है, इसलिए मैं आखिरी सवाल आपसे और लेना चाहूंगी। और आखिरी सवाल मेरा महाराष्ट्र में चल रहे सियासी ड्रामे की है। जिस तरीके से नेता जो है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे नवाब मलिक हो, ये जो रोज वार पलटवार चल रहा है, अगर सवाल इसमें यही खड़ा होता है कि अगर नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध थे तो देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री रहते उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, और अगर नकली नोटों से देवेंद्र फडणवीस का कोई कनेक्शन है तो नवाब मलिक अब सत्ता में है, ऐसा कुछ क्यों नहीं किया जा रहा जिससे जांच आगे बढ़े। तो ये लग रहा है कि सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश चल रही है। अगर कुछ व्यंग कर आप हमें इस पूरे दृश्य को समझा सके तो दर्शकों को मजा आ जाएगा। अब देखिए इसमें ये तो जांच एजेंसियों का काम है, बहुत टेक्निकल काम है, कोर्ट डिसाइड करेगी। इस पूरे प्रकरण में मुझे जो व्यक्तिगत जो दुख हुआ, जिससे मैं आहत हुआ, किसी को अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, किसी से बदला नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके घर की महिलाओं को, उनकी बहनों को, उनकी सालियों को, उनको टारगेट करना वो अच्छा नहीं लगा। किसी के पिताजी तक जाना वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो या किसी की पत्नी है वो उनको गाने का शौक है, भजन भी गाती भी हैं, तो फिर उसमें जाके पर्सनल कुरेदना ये अच्छा नहीं लगा मुझे। मुझे लगता है कि इसका एक म्यार, एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहना चाहिए और सब कुछ एक मर्यादा के अंदर होना चाहिए। तो मैं यही कुछ व्यंग हो जाए राजू श्रीवास्तव, ये जो पूरा राजनीतिक ड्रामा इस समय महाराष्ट्र में चल रहा है। मुझे तो लगता है कि ये न्यूज भी किसी दिन आ ही जाएगी कि आर्यन बेकसूर है, आर्यन इनोसेंट है। आर्यन तो खुद क्रूज में गया था समीर वानखेड़े को पकड़ने, क्योंकि आर्यन को किसी ने बताया था समीर वानखेड़े ड्रग लेता है, समीर वानखेड़े जो है नशेड़ी है। आर्यन तो उसको पकड़ने गया था, आर्यन को फंसा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राजू श्रीवास्तव। चिरपरिचित अंदाज में राजू श्रीवास्तव स्क्रीन पर आए और व्यंग ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और शिरीन, हमारे साथ कुछ और भी खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं तारुफ करा देती हूँ। वकील हैं जानी मानी आभा सिंह और प्रभाकर सेल के वकील हैं तुषार डारे। बिल्कुल, हम दोनों से अब बातचीत कर लेते हैं। एबीपी न्यूज पर आप दोनों का स्वागत है। आभा सिंह जी, अब आपके पास आऊंगी मैं। ये पूरा प्रकरण आपने देखा होगा और इस मामले में ऑपरेशन व्हाट्सएप के जरिए एबीपी न्यूज उस व्हाट्सएप की तह तक जाने की हमने कोशिश की है, जिसमें कई सवाल और कई लोगों की भूमिका पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगी इस पर। मैं तो एबीपी न्यूज़ की तारीफ करूंगी कि इतने सेंसिटिव व्हाट्सएप चैट्स आप ले आए हैं और आप उस पर एक शो कर रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ आप पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं, बट मैं तो कहूंगी एबीपी न्यूज़ अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सोसाइटी के तहत जो है वो डिस्चार्ज कर रहा है, लोगों को बता के कि करप्शन किस एंगल तक जा चुका है। और अगर करप्शन नहीं है, अगर ये स्टंट है, तो भी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसका आप पूरा सदुपयोग कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। बट मैं ये भी कहना चाहूंगी कि नारकोटिक्स ब्यूरो अगर इस तरह से भ्रष्टाचार फैला रहा था और लोगों को अरेस्ट करके, और क्योंकि आर्यन का अरेस्ट मैंने डे 1 से, आज नहीं, डे 1 से मैंने कहा कि एनसीबी ने गलत अरेस्ट किया। आर्यन के पास ना ड्रग्स मिली, ना आर्यन का ब्लड टेस्ट किया इन्होंने। तो जो कंज्यूम नहीं कर रहा था, जिसके पास ड्रग्स नहीं थी, तो आपने किस बेसिस पे अरेस्ट किया? वो क्रिमिनल रेस्ट्रेंट था, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट था। और बाद में आपने उसका मोबाइल छीन के उसके व्हाट्सएप चेक किए। आर्यन को तो एनसीबी के ऊपर काउंटर केस करना चाहिए कि मैं निर्दोष हूं और मेरा मोबाइल छीना गया मुझसे, मुझको गलत ढंग से फंसाया गया। तो ये व्हाट्सएप चैट साफ दिखा रहे हैं कि 50 लाख रुपए का जो आदान प्रदान हुआ, वो पूजा डडलानी को या तो अरेस्ट कीजिए या फिर एनसीबी के और अधिकारियों को अरेस्ट कीजिए जिनका इनमें हाथ था, क्योंकि ये साफ दिखा रहा है कि केस बना के पैसा लेके केस को रफा दफा करना यही चल रहा था। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि अगर पैसे का लेन देन हुआ है तो जितना दोषी लेने वाला है उससे ज्यादा दोषी देने वाला है। आभा सिंह, आप बनी रहिए, फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। ये बड़ी कवरेज ऑपरेशन
व्हाट्सएप लगातार जारी है। आर्यन खान गिरफ्तारी मामले में किस तरीके से पैसे का लेन देन हुआ, प्रभाकर सेल और किरण गोसावी के बीच में जो व्हाट्सएप चैट हैं वो हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। किस तरह से 10 लोगों के फोटोग्राफ्स भेजे गए क्रूज के बाहर, उनको पहचानने के लिए कहा गया किरण गोसावी के द्वारा, प्रभाकर सेल को। हमारे साथ 2 मेहमानों को आप देख सकते हैं, आभा सिंह जानी मानी वकील और प्रभाकर सेल के वकील तुषार डारे। मैं तुषार डारे आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि आभा सिंह से हमारी बातचीत चल रही थी और व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया था, इसलिए सवाल बहुत अहम हो जाता है। आभा सिंह, इतने बड़े बड़े लोगों की गिरफ्तारी होती है, चाहे रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हमने देखी हो या फिर अब आर्यन खान की, जाने माने लोग हैं, जाने माने चेहरे हैं, तो इनकी गिरफ्तारी जब होती है तो ये एक खबर बनती है। मेरा सवाल आपसे यह है कि एनसीबी व्हाट्सएप चैट के आधार पर इतनी बड़ी गिरफ्तारियां करती है, वो व्हाट्सएप चैट जिनकी सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में कोई मान्यता नहीं है, ऐसे में क्या एनसीबी के इस काम करने के तरीके को सही माना जा सकता है? सवाल खड़े होते हैं। देखिए, व्हाट्सएप चैट की एविडेंशियरी वैल्यू तभी है जब आप उसको और कोई सेकेंडरी कोरॉबोरेटिव एविडेंस से उसको प्रूव कर सकें। जैसे इसमें गोसावी का कहना है कि जाके पैकेट लाओ और उसको डालो, तो उस वक्त अगर पैसे लेने सेल गए वहां पे, अगर सीडीआर कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि जो प्रभाकर है वो उस वक्त वहां पर थे और उसके बाद वो उनके घर में गए और पूजा जो है दडलानी वो भी उस बीच में वहां पे मूव करी, तो आप इसको जोड़ के कह सकते हैं कि हाँ वो पैसा देने आई थी, इन्होंने पैसे रिसीव किए। तो इसकी सेकेंडरी एविडेंस के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बात जरूर है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की आप बात कर रही हैं। हाँ, ठीक है। और ये भी कह रही हूँ, रिया चक्रवर्ती की भी अरेस्ट जो थी गलत थी। रिया चक्रवर्ती के पास भी ड्रग्स नहीं मिले थे और व्हाट्सएप चैट पे ये एनसीबी ने जो शुरू किया है, आज भी एनसीबी प्रूव नहीं कर पाया। हाईकोर्ट ने जब पूछा उनसे तो एनसीबी के पास कोई जवाब नहीं था और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात भी ये नहीं बता पाए आर्यन खान के केस में। तो एनसीबी अभी तक बच के निकल जा रहा था लोगों को इस तरह से करके, लेकिन मुझे लगता है अब पहली बार इन पे कार्रवाई हो रही है और जब एनसीबी के कुछ अधिकारियों को बर्खास्त किया जाएगा कानून का दुरुपयोग करने के लिए, उसके बाद सही से चलेंगी। ठीक है मैम, आप रहिएगा हमारे साथ, आपसे आगे भी हम बात करेंगे। आभा सिंह जिस तरीके से बता रही थी कि इसमें अभी और भी कई खुलासे होने बाकी हैं और साथ ही एनसीबी भी सीधे तौर पर फंसती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ तुषार खंडारे जो कि प्रभाकर सेल के वकील हैं। मैं फौरन तुषार खंडारे आपके पास आऊंगी। तो ऑपरेशन व्हाट्सएप लगातार आप देख रहे हैं, क्या इस पूरे मामले में एक वसूली की साजिश रची जा रही थी और कौन कौन इसके मुख्य किरदार हैं? दरअसल एक व्हाट्सएप चैट के सामने आने के बाद एबीपी न्यूज ये बड़े सवाल उठा रहा है, इस पर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। कई खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। आभा सिंह को आप देख रहे हैं, साथ ही हमारे साथ प्रभाकर सेल के वकील तुषार खंडारे भी जुड़े हुए हैं। तुषार, आप ही के पास आऊंगी। ब्रेक से पहले आप आभा सिंह को भी सुन रहे होंगे। आप ये बताइए कि जो आरोप और ये दावे जो किए जा रहे हैं आपकी तरफ से, प्रभाकर सेल की तरफ से, सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर कैसे साबित करेंगे? सिर्फ व्हाट्सएप चैट नहीं है, उसके साथ में एविडेंस के तौर पे हम लोगों ने काफ़ी फ़ोटोज़ भी दे चुके हैं जो हमारे पर्सनल मोबाइल से निकाले गए थे ट्रैप के ड्यूरिंग। उसके साथ में सीसीटीवी फुटेज और टाइम मैच हो चुके ऑलरेडी, वो भी एविडेंस बॉम्बे पुलिस के पास, वो भी एविडेंस एनसीबी के पास अभी तक मौजूद है। तो ये मटेरियल बहुत सफिशिएंट है एफआईआर लेने के लिए। 100% पूरा एविडेंस की अभी ज़रूरत नहीं है। जो प्राइमा फेसी केस बनता है उसके लिए 3 लोगों ने ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि ये ट्रैप के दरमियान ट्रांजैक्शन पैसे का हो चुका है, ये सफिशिएंट एविडेंस है। दूसरी चीज़, पैसे का जो ट्रांसफ़र हो चुका है वो टाइम, वो प्लेस और जो पर्सन्स थे वो भी सीसीटीवी में मौजूद है। उसके साथ में हमारे जो वॉइस चैट है, तुषार खंडारे, मैं इसी पर आना चाहूंगी। ये कौन वो शख्स है जिसने आपको, आपके मुवक्किल को ये पैसे दिए? मैं यही जानना चाहती हूँ कि प्रभाकर सेल को ये 50 लाख रुपए जिसका जिक्र व्हाट्सएप चैट में किसने दिए? हाँ, ये शाहरुख खान उसके ऑफिशियल टीम से पैसे आए थे जो ये मैटर हैंडल कर रहे थे, पूजा ददलानी एंड टीम। उनके यहाँ से 50 लाख रुपए आए थे नूरानी होटल हजाली के यहाँ पे। वो बैग 50 लाख की वहाँ पे मेरे क्लाइंट के हाथ में सौंपी दी गई। उसके बाद वो वाशी चले गए, वहाँ पे किरण गोसावी ने उसमें से 12 लाख खुद निकाल दिए और 38 लाख रुपीज़ का आगे ट्रांजेक्शन करने के लिए उनको बोला गया कि सुनील पाटिल के अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दीजिए। कालबा देवी में एक पर्सन है, उनका भी नाम डिस्क्लोज कर चुके हैं। कालबा देवी में जाके 1 लाख रुपए ऑफिशियली ट्रांसफर हो चुका है। तो ये एविडेंस भी ऑलरेडी सबमिटेड। उसके बाद में बैलेंस अमाउंट सैम डिसोजा ने ट्राइडेंट के बाजू में रिसीव किया था,
वो भी सीसीटीवी और फुटेज ऑलरेडी रिकॉर्डेड पुलिस के पास है। तुषार खंडारे, एक छोटा सा जवाब और दे दीजिए, मुझे ब्रेक लेना है। छोटा सा जवाब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मनी ट्रांजैक्शन हुआ है, आर्यन खान तब तक गिरफ्तार हो चुके थे? ये उसके पहले का या उसके बाद का? यस, ऑफ कोर्स आर्यन खान उनकी कस्टडी में थे, वो कस्टडी में थे। ड्यूरिंग कस्टडी पीरियड में ही ये पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, तो बड़े रहिए तुषार खंडारे, आभा सिंह, आप दोनों ही। और इस समय की बड़ी खबर हमारे साथ प्रभाकर सैल, वो गवाह जो आर्यन खान ड्रग्स केस में लगातार अपना हलफनामा दे रहा है, कोर्ट में भी दे चुका है और कह रहा है कि मुझसे 10 खाली कागजों पे दस्तखत कराए गए और किसी भी तरीके का कंजम्पशन या जिसको कहा जाए कि आर्यन खान के पास से कोई भी एविडेंस इस तरीके का नहीं मिला था जिससे ये पता चले कि ड्रग्स का वो सेवन कर रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।